स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज से क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जो कि है वायुमंडल का संगठन। और कौन सी किताब है बच्चों? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और इस वीडियो में बच्चों आपको पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो एक ही वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा। अराउंड जो आपकी वीडियो है वो 18 से 20 मिनट तक की बनेगी। ठीक है, अराउंड 20 मिनट की बनेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको सारी की सारी चीजें इस चैप्टर की अच्छे से समझाई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल का संगठन। मुख्यतः इसमें दो टॉपिक हैं, एक है वायुमंडल का संगठन और एक है परिसंचरण। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में एक छोटी सी भूमिका। वो भूमिका किस तरह से है, यानी कि इस चैप्टर का जो इंट्रो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल जो है वो किसका बना हुआ होता है? गैसों का बना होता है, जलवाष्प एवं धूलकण का बना होता है। अभी हम गैसों को, जलवाष्प को और धूलकण को, इनको एक अलग से बड़े टॉपिक में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल किससे बना होता है? गैस, जलवाष्प और धूलकणों से। मौसम और जलवायु के तत्व, देखिए मौसम और जलवायु के तत्व क्या होते हैं? ताप होते हैं, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, ये सभी क्या है? वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन से? ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण, ये सभी वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात जो है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि और जैसे जैसे वायुमंडल में आप ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही तापमान जो है वो माइनस में होता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 है तो थोड़ा दूर जाने पर 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 40, 50, 40, 30, इस तरह से। ठीक है, तो तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ में घटता रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि गैसों, वायुमंडल की ऊपरी परतों में जो गैसें हैं 120 किलोमीटर के आसपास, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है, यानी कि बिल्कुल कम है। और इसी प्रकार के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जलवाष्प है वो हमारी ये जो पृथ्वी है ये, ठीक है, यहां से केवल 90 किलोमीटर की दूरी तक ये पाया जाता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया चैप्टर का। अब हम देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल में जो गैसें हैं, ठीक है, वायुमंडल के संगठन में जो गैसें हैं वो किस तरह से वायुमंडल को प्रभावित करती है, क्या विशेषता है वो देखेंगे। तो वायुमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं CO2। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के हेतु पारदर्शी होती है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। देखिए सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण ये भी हम जानेंगे, लेकिन ये जो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण है ये आपके चैप्टर जो सेकंड वाला है, आपका चैप्टर 9th जो है उसमें दिया हुआ है। तो अभी बस आप इतना रखिए, याद रखिए कि सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, सौर विकिरण के लिए क्या होती है? पारदर्शी होती है, और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब हो गया जो कि देखिए सौर विकिरण का अर्थ क्या होता है? जो ये पृथ्वी है वो सूर्य से अपनी जो ऊष्मा है वो प्राप्त करती है। ठीक है, तो सौर विकिरण का अर्थ हो गया ये जो ऊष्मा प्राप्त कर रही है वो, और पारदर्शी यानी कि बिना किसी रुकावट के ये जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आ रही है, और अपारदर्शी का मतलब हो गया यहाँ पे रुकावट आएगी। ठीक है, तो ये होता है सौर विकिरण। चलिए आगे देखते हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफी महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। ठीक है, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं इसके बाद इसके संपर्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है इसका आयतन लगातार बढ़ता चला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से कुछ वायुमंडल में नकारात्मकता फैलती है। वो क्या है? देखिए
ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। ये जो परत है ओजोन परत, यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि जो व्यक्ति के लिए काफी हानिकारक होती हैं, उन्हें ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। यानी कि उन्हें इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये जो पैराबैंगनी किरणें होती है उसको पृथ्वी पर आने से पहले ही रोक देती है, ठीक है, और उन्हें वापस भेज देती है। ठीक है, तो ये होता है ओजोन परत का कार्य। और अभी के टाइम की अगर हम वर्तमान की बच्चों बात करें तो वर्तमान में ओजोन परत जो है वो काफी पतली पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बच्चों दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उद्योगों की वजह से, ठीक है, और ये जो अब जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है। ठीक है, तो गैसों का ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है बच्चों वायु। एक सेकेंड, अगला टॉपिक है हमारा जलवाष्प। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है जलवाष्प के बारे में। तो देखिए, जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित एक परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि जलवाष्प का मतलब हो गया कि जल, नहीं, यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक है जल और एक है वाष्प, यानी कि जल से उत्पन्न गैस। ठीक है ना, तो जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित एक परिवर्तनीय गैस है जो कि ऊंचाई के साथ घटती जाती है। आप सभी को पता ही है। गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। यानी कि जो गर्म क्षेत्र होते हैं, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे हवा का आयतन जो है वो कितना होता है? 4%। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये विषुवत ध्रुव है, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये विषुवत वृत्त है और ये ध्रुव है। तो इधर की तरफ जाने से, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जो जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जो जलवाष्प है वो सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। जलवाष्प जो है वो सूर्य से निकलने वाले ताप को कुछ हद तक अपने अंदर समाहित कर लेती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को भी अपने अंदर समाहित करती है, तभी ये जलवाष्प बनता है। और जो जलवाष्प है वो एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो ये अधिक गर्म होने देती है, ना ही तो अधिक ठंडा होने देती है। इसीलिए जो जलवाष्प है वो पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, क्योंकि ना तो अधिक गर्म ना ही तो अधिक ठंडा होने देती है। तो वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प की क्या विशेषता है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है बच्चों वायुमंडल का संगठन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे धूलकण। धूलकण जो है वो वायुमंडल के सबसे निचले भाग में ज्यादातर पाए जाते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कण विभिन्न स्रोतों से, जैसे कि समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटने के कारण निकलते हैं। यानी कि वायुमंडल की जो निचली परत है उसमें ये धूलकण अधिकतर पाए जाते हैं। अब कैसे ये धूलकण, इनका स्रोत क्या है? समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, धुएं की कालिमा है, राख है, पराग है, धूल है और उल्काओं के टूटने के कारण। धूल और नमक के कण मिलकर आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसने जलवाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए धूलकण की एक विशेषता ये बताई गई है कि धूल जो है और जो नमक है, धूल और नमक के कण मिलकर आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में जब कार्य करते हैं तो क्या होता है? जलवाष्प जो होता है वो संघनित होकर बादल के रूप में ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धूलकण के बारे में ये बातें पता चल गई। तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, ये कंप्लीट होता है, जिसमें पहले तो आपको थोड़ा सा जो इसकी परिभाषा है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए इसका जो इंट्रो है वो पता चल गया। फिर हमने देखा वायुमंडल के संगठन में गैसों का योगदान, फिर जलवाष्प का क्या योगदान है, और फिर थर्ड देखा हमने धूलकण का क्या योगदान है। अब बच्चों इस वीडियो का पार्ट 2 है ये, ठीक है, चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले तो वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व और तापमान वाली अनेक परतों का बना हुआ है। ठीक है,
देखिए जो हमारा वायुमंडल है वो अलग अलग घनत्व वाली और अलग अलग तापमान वाली जो परतें हैं उनसे बना हुआ है। पृथ्वी की सतह पर घनत्व ज्यादा होता है, यद्यपि ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। यानी कि पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, ये जो है ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे क्या है कि जो घनत्व है वो क्या है, अधिक है, और जैसे जैसे इसकी जो दूरी है वो वायुमंडल की तरफ अधिक बढ़ती जाती है, ठीक है, दूरी क्या होती है, वायुमंडल की तरफ अधिक बढ़ती जाती है, वैसे ही जो तापमान है, जो घनत्व है, उसमें भी कमी आती जाती है। ठीक है, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे। एक है क्षोभ मंडल, एक है समताप मंडल, एक है मध्य मंडल, फिर है बाहरी वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इन सभी पांचों को अभी हम समझने वाले हैं, वायुमंडल की विभिन्न 5 परतों को। तो देखिए सबसे पहली परत है बच्चों क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है क्षोभ मंडल। इसकी सतह की ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर से ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर होती है। इसीलिए ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। इस स्तर में धूलकण, जलवाष्प ये सभी मौजूद होते हैं और इसी स्तर में मौसम में परिवर्तन आता है। जैविक प्रक्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। एक बार फिर से देख लीजिए, वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है जिसकी इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर होती है, ध्रुवों के आसपास ये 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर। इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है विषुवत वृत्त पर। इसी स्तर में धूलकण और जलवाष्प अधिकतर मात्रा में मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर में होता है और जैविक प्रक्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब आती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या होता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला भाग। ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है क्षोभ मंडल, ठीक है, और यहां पे दिया मतलब ये जो एरिया है वो क्षोभ मंडल का है और ये एरिया समताप मंडल का है। तो ये जो लाइन है जो ये अलग कर रही है, ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? क्षोभ सीमा। ये कहलाएगी क्षोभ सीमा। ठीक है, यहां पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 से ध्रुव पर 45 होता है। ठीक है, सेल्सियस है ये। तो क्षोभ मंडल के बारे में ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अगला है बच्चों समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में देखिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत जो होती है वो पाई जाती है। यहां पर पैरावैग्निक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। एक तरह से कहे तो समताप मंडल जो है वो व्यक्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो कि पैरावैग्निक किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी तक उसे पहुंचने नहीं देती है। जो हानिकारक तत्व होते हैं उसे नहीं पहुंचने देती है। तो समताप मंडल काफी महत्वपूर्ण है। फिर है तीसरा मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल यहाँ पे है क्या है? समताप मंडल के ठीक ऊपर, यानी कि अभी देखिए हमने क्या देखा था, यहां से पृथ्वी से ये 50 किलोमीटर तक क्या हो गया हमारा? समताप मंडल। और फिर मध्य मंडल थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी कि 30 प्लस कितना हो गया? 80। तो 80 किलोमीटर के आसपास जो हमारा मध्य मंडल है वो हमें दिखता, मतलब कि ये बताया गया है मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक है। इस स्तर में ऊंचाई के साथ तापमान कमी होने लगती है, ये तो सभी को ही पता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये जो है वो मध्य मंडल है। अब ये इसकी जो ये ऊपरी सीमा है, ठीक है, ये जो ऊपरी सीमा है इसकी वो क्या कहलाएगी? मध्य सीमा। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? मध्य सीमा।
तो समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल क्या है, ये फोर्थ है। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच यह स्थित होता है। सबसे जो अधिक जिसकी ऊंचाई है वो किसकी है, आयन मंडल की। ठीक है, इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में सबसे अधिक कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, और उन्हीं आयन कणों की वजह से इसे क्या कहा जाने लगा है, आयन मंडल। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इसी स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फोन कॉल वगैरह करते हैं तो सैटेलाइट तक जाती है, ठीक है, सैटेलाइट से फिर दूसरे बंदे तक पहुंचती है। तो इसी तरह से जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहां पहुंचती हैं, आयन मंडल के इस स्तर पर। ठीक है, और यहीं से फिर वापस पहुंचती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, आयन मंडल। फिर आता है अगला है बाहरीय मंडल। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है जो बाहरीय मंडल के ऊपर स्थित होता है, उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल का जो वायुमंडल होता है उसका सबसे ऊपरी स्तर है ये। ठीक है, जो बाहरीय मंडल के सबसे ऊपर स्थित होता है उसे बाहरीय मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक उपलब्ध है, क्योंकि अधिकतर तापमान जब कम होता जाता है धीरे धीरे तो वहां तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इस स्तर पर मौजूद सभी घटक विरल हैं जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यानी कि इसके बारे में जो जानकारी है वो धीरे धीरे आगे अभी खोजी जा रही है। ठीक है, तो ये तो आपको परिभाषा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब एक जो चित्र आपका किताब में दिया गया है उससे संबंधित इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 से 10 किलोमीटर की हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, और फिर दूसरा हमने देखा था समताप मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल कितना है, 10 किलोमीटर के आसपास का है। अब ये जो एरिया है इतना, ठीक है, ये इतना एरिया क्या है, समताप मंडल का। तो इन दोनों को जो अलग ये रेखा कर रही है ना, ये वाली रेखा, इस रेखा को कहते हैं क्षोभ सीमा, जो कि अभी हमने पढ़ा था। और फिर समताप मंडल कितना होता है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिसे समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा किसे कहेंगे, जो मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करे। ठीक है, मध्य मंडल और समताप मंडल को जो अलग करे उसे क्या कहेंगे, समताप सीमा। फिर आपका मध्य मंडल है जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, और मध्य मंडल और बाहरीय वायुमंडल, इसको अलग करने वाली सीमा को कहते हैं मध्य सीमा। ठीक है, और जो हमारे बाहरीय वायुमंडल होता है वो 80 से 400 किलोमीटर का होता है। और रही बात सबसे आखिरी की बाहरीय मंडल की, तो इसका आज तक अभी तक कोई भी पता नहीं लगाए, और इसके बारे में हमारे पास साक्ष्य भी बहुत कम है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से ये सारी चीजें आपको पता चल गई। एक बार फिर से देख लीजिए, चित्र को अच्छे से समझिए। क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर तक की है। और समताप मंडल जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर तक है। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा। फिर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा का नाम है समताप सीमा। फिर है हमारा बाहरीय वायुमंडल। बाहरीय वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच का है। अब ये जो है, यानी कि मध्य मंडल और बाहरीय वायुमंडल, इसको अलग करने वाली सीमा को कहते हैं मध्य सीमा। और सबसे आखिरी है 400 से ऊपर बाहरीय मंडल, जिसके बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें ये पता आ गई। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं पूरी वीडियो को, क्या क्या आज हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। वायुमंडल का संगठन पढ़ा है, ठीक है, वायुमंडल के संगठन में क्या क्या सम्मिलित होता है, गैसें सम्मिलित होती हैं। सेकंड, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। एंड थर्ड, धूलकण सम्मिलित होते हैं। ये तो हो गया संगठन। अब वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरीय वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो पहले देखा हमने क्षोभ मंडल क्या है, इसकी विशेषताएं। फिर देखा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल,
देन नेक्स्ट देखा हमने आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, और फिर एक चित्र के माध्यम से हमने सारी चीजें अच्छे से समझी। आशा करता हूं बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो आपका उसे भी लिखिएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो उसे जरूर चेक कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।